ले लद्दाख वाला, उसका भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कनेक्शन नेपाल से जुड़ता है, भूटान से जुड़ता है। सवाल उठता है कि जो आपने 10 साल लूट की, वो लूट का पैसा कहाँ गया? अर्थात आपकी इकोनॉमिक पूरी पॉलिसीज फेलुअर थी। बड़ी सिंपल सी बात है। इसका असर तो जनता के ऊपर ही पड़ा है। जनता गरीब हुई, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट तो आपने मैंने बातें कर लिया, हुआ नहीं। सरकार नाकाम, सरकार कर नहीं पा रही है। सेंट्रल में देखिए, राज्य में देखिए, हर जगह यही दशा चल रही है। किसी भी राज्य में आप देख सकती है, हमें असंतोष है। जिस प्रकार से आपने सस्सी में देखा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एमबीबीएस के जो एग्जाम हुए कितने बड़े लेवल पर स्कैम किए गए थे। इसी प्रकार से विभिन्न भारत देश में जो वनडे एग्जाम जिसको हम लोग कहते हैं, एक दिन के जो एग्जाम होते हैं, उनमें जितने भी तरीके से आप देखेंगे सब में पूर्णतया इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। अब और जिन जिन राज्यों में सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर आप ही की सरकार है। यदि इस तरह से आप जनता की सारी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, जनता की जो डिमांड आपने चुनाव के समय पर की थी, जिस प्रकार से आपने जनता की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बोला था, 2 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट जो आपने हर साल जनरेट करने के लिए दिया था, आपने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपए पर लीटर डीजल पेट्रोल हो जाएगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। क्या नेपाल जैसे हालात भारत के भी हो रहे हैं? क्योंकि ये सवाल तो दोस्तों पूछना लाजमी तब हो जाता है जब लद्दाख से तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं और जेनजी जनरेशन के जो लोग होते हैं वो बीजेपी कार्यालय को फूंक देते हैं और सवाल करते हैं कि आखिरकार वो मांग जो वो लंबे समय से कर रहे हैं, सरकार उसे कब मानेगी। सिर्फ एक तस्वीर नहीं आई है, बल्कि उत्तराखंड से एक और तस्वीर आई है जहां पर युवा यानी कि जेनजी जनरेशन ही प्रदर्शन कर रहा है। तो इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा से हम सीधे बातचीत करेंगे। हालांकि बार बार हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे भारत का संविधान इतना मजबूत है कि नेपाल जैसे स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन तस्वीरें कुछ वैसे ही निकल कर आ रही हैं। देखिए, भारत देश जो है, मैं यदि 1900 के पहले की बात करूं हिस्ट्री की, तो ये जो भारत देश के जो पड़ोसी राज्य हैं सब भारत देश के अभिन्न अंग हैं। जैसे आज बहुत सारे राज्य जो हैं अपने लिए स्वतंत्र राज्य की परिकल्पना करते हैं, उसी प्रकार से ये सब पुराने भारत देश के राज्य हैं, अभिन्न अंग रहे, और इनके वैवाहिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कल्चर वाइज भी कहेंगे, आप देखेंगे जनकपुरी नेपाल में है, जहाँ के सीता जी के बारे में, उनके पिताजी के बारे में नाम है। बहुत सारी संस्कृतियां भी जुड़ी हुई। यदि वहाँ की कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं, चाहे आप नेपाल की देखें, चाहे बांग्लादेश की देखें, चाहे आप इसके साथ में और आगे बढ़े तो नीचे श्रीलंका, दक्षिणी भारत की बात करें, सबके कहीं न कहीं पर कस्टम से रिलेशन जुड़े हुए। साउथ इंडियन लोगों में यदि कुछ भी घटना घट रही है या श्रीलंका में कहीं घट रही है, तो इसका मतलब हो गया कि आप साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ है। आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाएंगे या इस्लामिक और भी जो, जैसे मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं या 4-5-7 जो 7 सिस्टर के नाम से नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, उनकी मैं बात करूं तो आप देखेंगे थोड़ी बहुत चाइना के कस्टम मिलेंगे, थोड़ा बहुत उनके साथ है बांग्लादेश, म्यांमार। क्योंकि आपने गाना भी सुना होगा कभी, जमानों को मेरे पिया गए रंगून, वहाँ किया है टेलीफोन। तो इसका मतलब है कि भारत देश का पार्ट था। ठीक, इस ऐसे ही नेपाल भी भारत देश का पार्ट था। और यदि कुछ भी घटना नेपाल में घट रही है तो कुछ उत्तरी सीमा में जो शिवालिक रेंज है, जहां पर ये तराई वाला क्षेत्र है, जहां पर उत्तराखंड बसा हुआ है, उन सारे दून वाला पूरा बेल्ट खासकर, इसीलिए उसका देहरादून भी नाम है, आप जानती होंगी। तो वो दून वाले जितने एरियाज हैं सब में ट्राइबल है, और वो कहीं न कहीं पर उनका सीधा जो कनेक्शन है वो नेपाल से जुड़ा हुआ है। अब इसी के साथ में आपने जो पहला प्रश्न छोड़ा था ले लद्दाख वाला, उसका भी कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत कनेक्शन नेपाल से जुड़ता है, भूटान से जुड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो सीमावर्ती राज्य हैं उनका आदान प्रदान, सांस्कृतिक योगदान, साथ में बिजनेस व्यापार छोटे छोटे, क्योंकि भारत देश में भी आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आती नेपाल के थ्रू आ रही हैं। ये सारी चीजें होने की वजह से हो रहा है। अब आ रहे हैं सवाल, ये ज्योग्राफिकल मैंने आपको कल्चर बताया है, इसके साथ में कोई भी विद्रोह हो रहा है तो उसके उसमें एक ही कारण नहीं हो सकता। एजुकेशन एक बहुत बड़ा कारण है भारत देश में। एजुकेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जो युवा बेरोजगार हैं वो कहाँ जाएंगे? किसी भी राज्य के युवा बेरोजगार कहाँ? अर्थात शिक्षा नीतियां और रोजगार को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं और उनको प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष जो रोजगार दिया जाए उसको लेकर के जो लोगों में असंतोष है, जिस प्रकार से आपने सस्सी में देखा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एमबीबीएस के जो एग्जाम हुए कितने बड़े लेवल पर स्कैम किए गए थे। इसी प्रकार से विभिन्न भारत देश में जो वनडे एग्जाम जिसको हम लोग कहते हैं, एक दिन के जो एग्जाम होते हैं, उनमें जितने भी तरीके से आप देखेंगे सब में पूर्णतया इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। अब आ रही है आर्थिक बात की बात। एक मैं मोटी मोटी बात करूं, उसके बाद हम एक एक राज्यों की बड़ी अच्छी बात करें। अब आर्थिक बात है, भारत देश की जो अभी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, कोई भी पॉलिसीज भारत देश के फेवर के अंदर की नहीं है। आप देखिए कि जीएसटी जब तो 17 के पहले इंट्रोड्यूस किया गया था तो पीएम उसकी कितनी वाहवाही करते थे। आज उसी जीएसटी को आपने रीशेड्यूल किया, रिफ्रेम किया, अब उसके गुणगान कर रहे हैं कि आप जो है तो बड़े अच्छे अच्छे लोग दिए जा रहे हैं कि तो त्योहार मनाए जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि जो आपने 10 साल लूट की, वो लूट का पैसा कहाँ गया? अर्थात आपकी इकोनॉमिक पूरी पॉलिसीज फेलुअर थी। बड़ी सिंपल सी बात है। इसका असर तो जनता के ऊपर ही पड़ा है। जनता गरीब हुई, बेरोजगार
बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट तो मैंने बातें कर लिया, हुआ नहीं, ये सारी चीजें बढ़ रही। उसी तरह से सीमावर्ती राज्यों में आपने देखा होगा कि आसाम के ही जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बार बार बोला है कि चाइना हमारे देश में बहुत तेजी से कब्जा कर रहा है। आपने पाकिस्तान में क्रिकेट मैच कराया भारत का, आपने देखा क्रिकेट पिच के सामने पूरे भारत देश की किस तरह से बेइज्जती हुई है। ये सब पूरी मोटी मोटी जो बातें पूरे देश में दिख रही हैं, वो कहीं न कहीं पर सब तरीके से लागू होती है। अब मैं आ रहा हूँ सिर्फ लेह लद्दाख पर। लेह लद्दाख में जिस प्रकार का विद्रोह पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा आंगिक कारण है, आंगिक मतलब एक अंग का कारण है उसका, कि वहां पर जब से वो 370 के कुछ सेक्शंस को जब से हटाए गए, कुछ चीजों को जब से हटाए गए, तब से लेकर के वहां पर 5-6 चीजों को लेकर के जनता में एक उबाल है। पहला कि उनको एक पूर्ण राज्य का जो उनकी दर्जा नहीं दिया जा रहा है। करेक्ट, ये वो दिया जाए, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए 8-10 फैक्टर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है, लेके एक बाउंड्री बनाती है, उसके साथ में देखती है कि वो अपना एक अलग राज्य यदि उसको बना दिया जाए तो उस राज्य के लिए क्या सफिशिएंट फंड होगा, क्या वहाँ के राज्य के लोगों को जो विशेष जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको पैसा फंड रिलीज कर पाएंगे, चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे उसको करे, बहुत सारी चीजें, टेक्निकल भी इश्यूज होते हैं। दूसरा, इसके साथ में पूर्ण राज्य का जब दर्जा दे दिया तो इशू है, अब वो कहते हैं कि हमें 6 शेड्यूल में भी डाल दिया जाए। अब 6 शेड्यूल जो है वो जो सीमावर्ती राज्य 5-7 हैं, खासकर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ध्यान रखना है, जो मैंने आपको स्पष्ट बताया, ये 4 राज्य जो ट्राइबल बेल्ट वाले हैं उनको स्पेशल राज्य का दर्जा देने के लिए किया गया है। तो ये वो भी मांगते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भाषा बोली जाती है कश्मीरी बोंडगी, उन वहाँ के लोगों को, जो रीजनल लोग हैं, उनको इस लैंग्वेज में डाला जाए। तो ये है कि यानी स्पेशल ये टाइप के राज्यों का ये दर्जा 6 शेड्यूल का है, यह भी डिमांड है उनकी। इसी के साथ में जो लेह और लद्दाख की लोकसभा जो कंबाइन है, क्योंकि लेह भारत देश का सबसे बड़ा, लद्दाख जो है ना, क्योंकि वाइडल एरियाज है, आप जानते हो हमेशा बर्फ पड़ी होती, तो जुडिक्शन वाइज पॉपुलेशन लोकसभा के लिए मिनिमम 15 लाख के आसपास होनी चाहिए। तो लेह और लद्दाख को कंबाइन करके एक लोकसभा बना दी गई है। जम्मू कश्मीर पहले से थी, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, ये कह रहे हैं कि इन दोनों को पार्टिसिपेट करके 2 लोकसभा बना दिया जाए, यानी छोटी ही होगी पर बना दिया जाए। यह भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसी के साथ में वो कहते हैं कि ये रिजर्वेशन के तौर पर जो लेह लद्दाख के लोग हैं, जो स्टेट के लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनको एक स्पेशल राज्यों में जो भी गवर्नमेंट जॉब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, इसके साथ में सेंट्रल स्टेट के जो कंबाइंड जॉब हो, उन सब में इनको रिजर्वेशन दिया जाए। सरकार रिजर्वेशन की तो बात छोड़ दीजिए, सरकार के पास तो रोजगार देने के नाम पर भाग रही है, ये एग्जाम लेने के नाम पर भाग रही है। आपने देखा होगा SSC के एग्जामों में कितनी बड़ी बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। यदि मान लीजिए मध्य प्रदेश हमारे रीवा का व्यक्ति है तो उसको पता नहीं नेपाल के बॉर्डर में दे दिया सेंटर, ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दे दिया जहां पर गाय के तबेले तसले रखे होते थे, आप सब लोगों ने कवरेज दिया है उस चीज को। तो ये सारी जब चीजें पूरे भारत देश में है तो इसका जाहिर सा मतलब है कि स्टूडेंट वहां जाए और उसके बाद वहां एग्जाम न दें, भाग आए, दूर देख करके न जाएं। या इसी के साथ में पेपर, बहुत सारे लोगों का ये हुआ कि पेपर लीकेज हो गए। इसी के साथ में विभिन्न सेंटरों पर यह हुआ कि उनकी एंट्री नहीं की गई है। इस तरह से एग्जाम सरकार लेना नहीं चाहती सरकार। तो क्या ये असंतोष लेह लद्दाख में देखा जा रहा है। अच्छा, कि जिस प्रकार से 4 लोगों की मौत हो गई, 70 लोग घायल हो गए, मुख्य तौर पर आप जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? ये राज्य सरकार की ड्यूटी होती है। कोई भी राज्य हो, ध्यान रखना है कि यदि पुलिस प्रशासन, जो 3 तरह की सूचियां होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और राज्य और उसको सेंट्रल को मिला के जो संवर्ती सूचियां होती है, ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। पर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस प्रशासन है, वो सब का सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। वो स्टेट गवर्नमेंट तो वो बिल्कुल नाम मात्र है। थोड़ा सा आपको यदि कंपेरिजन में समझना है तो आप दिल्ली से कंपेरिजन करके समझ सकते हैं। भले चीफ मिनिस्टर का चुनाव है यहाँ पर हुआ है, पर यहाँ जो भी चलेंगी तीनों चीजों को लेकर के, लैंड को, पुलिस को लेकर के और 1-2 चीजें जो हैं, वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्युपाइड करता है, वो कंट्रोल करता है, होम मिनिस्टर कंट्रोल करता है। इन चीजों के आधार पर यही सिमिलर पोजीशन आपको लेह लद्दाख में भी दिखेगी। बस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हिंदू भाषी ज्यादा लोग हैं जो बीजेपी को फॉलोज करते हैं। बीजेपी कुछ भी करेगी, किसी के यहाँ डाका डाल दे, किसी के यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं जो घट रही है, रेप की घटनाएं घट रही है, जिस प्रकार से जो देखेंगे कि आप क्राइम इतने बड़े लेवल पर बढ़ रहा है, कुछ भी कर दे बीजेपी के आप हैं, इसका मान लिया जाता है कि जो बीजेपी के फॉलोवर है कि हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठानी है। इसलिए यहाँ पर ऐसी चीजें हो रही हैं। पर वहाँ के लोग थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश है और इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में एक नेचुरल लैंग्वेज देती है, पूरे वर्ल्ड में काउंटर करती है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है। इसीलिए जो लोग जागृत हो रहे हैं, जागृत हैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं पाते हैं, नेताओं को नहीं पकड़ में पाते हैं, तो ऐसी पार्टियों की पार्टी और पार्टी के कार्यालयों को भी हिट करते हैं, जो कि इसका उदाहरण आपने देखा है। सिमिलर पोजीशन आपने उसी से थोड़ा सा नीचे आप आ जाए तराई भर्ती में, उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलेगा जो धामी जी के साथ में हो रहा है। धामी जी ने भी एग्जाम तो कंडक्ट करा नहीं पा रहे हैं, हर राज्यों की दशा, पर धामी जी के साथ में भी है। अब वहां पर ये जो चीजें नहीं कंडक्ट हो रही हैं, तो उत्तराखंड के जो वहां पर लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं पर रिलेशन
नेपाल के बहुत सारे जिले जो हैं और उसके उत्तराखंड के जिले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आप मैप में भी देखेंगे। अब ये दोनों का आदान प्रदान होता है, तो जो नेपाल के लोग हैं और जो भारत के खासकर इससे उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं, इन दोनों के लगभग समस्याएं कुछ मामलों में समान है 5-6 चीजों पर। पहला, वहां पर भी लोग रोजगार की बात कर रहे थे 2005 से लेकर के 2025 तक की बात में, 2020 से खासकर 2000 या 2020 भी ले सकते हैं। वहां भी मांग की जा रही थी, नहीं मिला, लोगों को परेशान हुए, आक्रोश हुए, युवा आक्रोशित हुए, बाहर आए, रोड पर आए। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में भी हो रहा है। दूसरा, इसके साथ रिजर्वेशन की बात वहां पर भी हो रही थी, रिजर्वेशन की बात यहाँ भी हो रही है। रिजर्वेशन में लेकर के आपको यह भी ध्यान रखना है, गवर्नमेंट का जब जॉब आएगा तभी तो रिजर्वेशन देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन आ गया। प्राइवेटाइजेशन में जो पिछले तबके वाले अपने आप को सिक्योर नहीं समझते, कब सरकारी प्राइवेट नौकरी से हमको बाहर कर दिया जाएगा, कोई उसका बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसी के लेकर के प्रोटेस्ट उनके चलना शुरू हो गए। अब जैसे जैसे इनके प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहे हैं तो पीसफुली तरीके से करें, क्योंकि भारत में संविधान के पास बहुत पावर है और राज्य सरकार काफी मजबूत है, इसलिए पीसफुली तरीके से करती है। तो जब जैसे ही युवा जो हैं वो युवा जैसे ही उग्र होते हैं थोड़ा, तो पुलिस के अपने लाठीचार्ज करती है, उनके ऊपर मारपीट करती है, जिसमें बहुत सारे अनियमितताएं घटनाएं घटती हैं, लोग मारे जाते हैं और इसके साथ में आपने देखा होगा कि कई लोग जख्मी होते हैं। जेनजी जनरेशन इन दोनों चर्चा में है। नेपाल में भी ये तख्ता पलट जेनजी जनरेशन ने किया और यहाँ भी आक्रोशित तस्वीरें जेनजी जनरेशन की ही आ रही है। मैंने आपसे यही जोड़ा कि बहुत सारी चीजें जो है, मैं जैसे मान लीजिए मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश के, तो रीवा के हमारे बहुत सारे रिश्तेदारी बांग्लादेश में भी है, क्षत्रियों के, हमारे जानने वालों की। इसी प्रकार से आप दिल्ली में बैठी हैं या उत्तराखंड की बहुत सारे रिलेशन जो हैं वो सीमावर्ती नेपाल के भी राज्यों में हैं। तो ये एक दूसरे से, मैंने आपको पहले बोला, सांस्कृतिक चीजें जुड़ी है, नेपाल से हमारे भारत देश के पुराने सारे संबंध हैं, कल्चरल भी हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी है। वो जातियां कहें या ये जातियां कहें, ये सारी जातियां लगभग इक्विवेलेंट है। तो वो वहां पर भी देख रहे हैं उस तरीके से सरकार को बदल करके उन्होंने कुछ हासिल करने की कोशिश किया है, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से सरकार को अपने प्रोजेक्ट, अपने जो भी उनके आवाम के साथ में जो उनके प्रस्ताव रखे गए हैं कि हमें इन चीजों के बारे में चाहिए, आप उसको दीजिए। अब सरकार नाकाम, सरकार कर नहीं पा रही है। सेंट्रल में देखिए, राज्य में देखिए, हर जगह यही दशा चल रही है, किसी भी राज्य में आप देख सकती है। ये सब जो चीजें बढ़ती जा रही, इसलिए हर राज्यों में, विभिन्न राज्यों में आक्रोश फैल रहा है। ये बड़े उदाहरण के तौर पर आपको अभी जो है लेह लद्दाख का उदाहरण, इसके साथ में उत्तराखंड का उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहा है। इसी से थोड़ा मिलता जुलता यदि आप जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है मणिपुर वगैरह में भी इसी का उदाहरण दिख रहा होगा आपको। जी, मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। जैसे देख रहे हैं कि युवाओं को जिम्मेदार ठहराया गया, संबित पात्रा ने भी सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष की साजिश की वजह से ये सब हुआ, आप कैसे देखते हैं? देखिए, संबित पात्रा तो कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे सिर्फ 2 सवाल है कि आप 2014 से भारत देश के इस समय पर प्रधानमंत्री भी आपके पास में है बीजेपी का, और जिन जिन राज्यों में सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर आप ही की सरकार है। यदि इस तरह से आप जनता की सारी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, जनता की जो डिमांड आपने चुनाव के समय पर की थी, जिस प्रकार से आपने जनता की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बोला था, 2 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट जो आपने हर साल जनरेट करने के लिए दिया था, आपने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपए पर लीटर डीजल पेट्रोल हो जाएगा। आपने यह भी बोला था कि इकोनॉमी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश का प्रधानमंत्री में लास्ट टर्न ओवर हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति का जो पर कैपिटल जो बर्डन आया था, यानी उनके ऊपर कर्जा आई थी, आज भारत देश की इकोनॉमी की वर्तमान में 80% से ज्यादा आपने कर्जा कर दिया। लगभग माना जा रहा है कि 2 लाख के आसपास या अराउंड फिगर में जा रहा है, इसके ऊपर ही है। ये सारी चीजें जो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट में भारत देश इससे पर टॉप पर है, पॉपुलेशन में भी टॉप पर है, अनएम्प्लॉयमेंट में जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी चीजें। जिस 2014 से लेकर के आज तक का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है उसको आप देख लीजिए, सारी चीजों में जीडीपी की हालत देख लीजिए, जीएसटी की हालत देख लीजिए, टेररिस्ट जो भारत देश में अटैक हो रहा है उसको देख लीजिए। इकोनॉमिक पॉलिसी में तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं जबरदस्ती मिलने की कोशिश करते हैं, हंस हंस के बात करते हैं, और यदि प्रॉम्प्टर नहीं है तो वहीं पर वो तो गोली हो जाएंगे। पर यदि ये सारी चीजें चलती रहती है तो सारे देश की जनता को, मीडिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री देखो कैसे बात कर रहा है। अब बहुत सारी वीडियोस देखेंगे तो है ये सारी चीज। तो ये सब चीजों को छुपाने के लिए अब आप ये कह दो कि हमसे एक गाँव बड़ी सुंदर कहावत कही जाती है, डांस मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। करेक्ट है, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आप आके सत्ता तो हथिया लिए जनता से, छोड़ मीठी मीठी बातें करके, और आपको ये सच्चाई तो पता नहीं है कि देश को चलाया भी कैसे जाता है। ये सारी चीजों के साथ में संबित पात्रा जो भी कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। वो अपने सरकार के रिफॉर्म करें, सरकारी सुधार करें, नहीं कर पा रहे तो सरकार को दूसरी जनता जनार्दन के हाथ में छोड़ देना चाहिए। वो नया अपने तरीके से जिसको जो भी करना हो करे।
जाहिर तौर पर जिस प्रकार से भाजपा के हाथ में सत्ता तो आ गई, लेकिन उन्हें तरीके से पता नहीं चल पा रहा कि सत्ता चलानी कैसे, उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा बातचीत कर रहे हैं। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।